नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के नेता लाल सिंह आर्य की, जिन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस और पीएफआई को एक बता दिया। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े कुछ लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, यह भी कहा है। और यह भी कहा कि कन्हैया कुमार पीएफआई के सदस्य हैं। लाल सिंह आर्य ने बड़ा बयान दिया है। गाय खाने वाले लोग बन रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा, यह भी कहा। कांग्रेस और पीएफआई दोनों एक जैसे हैं, यह भी बात कही है लाल सिंह आर्य ने। अभी राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो पीएफआई शाहीन बाग में कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं आंदोलन में सम्मिलित होती है। वो पीएफआई कहती है कि कश्मीर में 370 खत्म नहीं होनी चाहिए, वही कांग्रेस बोलती है कि सरकार आ जाएगी। दिग्विजय सिंह बोलते हैं हम 370 लाएंगे। वो एआईएम के मंच पर खड़ी हुई लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ चलती है। वो कन्हैया कहता है कि देश के टुकड़े होंगे हजार, वो उनकी यात्रा में चलता है। वो कांग्रेस का अध्यक्ष जो केरल में गाय को सड़क पर काटता है और सड़क पे ही पकाता है और खाता है, वो कांग्रेस की इस जोड़ो यात्रा में चलता है। और वो पीएफआई इनका सपोर्ट करती है। ये दोनों मिले हुए लोग हैं। पीएफआई और कांग्रेस एक ही चीज़ है। अलग अलग संस्थाओं के नाम हो सकते हैं क्योंकि दोनों का काम एक जैसा है। चलिए, बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ कहना है वो हम जान लेते हैं। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के विधायक संजय यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हाँ, बोल रहा हूं। बिल्कुल। संजय जी, किस तरीके से देखते हैं आप बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य के इस बयान को? उन्होंने कांग्रेस और पीएफआई को एक बता दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बदमिजाजी, बदजुबानी मध्य प्रदेश में आज गऊ की दुर्दशा इस सरकार ने कर दी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गाय सड़कों पे है। हम लोग जो है गौशाला बनाने का काम की, ट्रेन ने बंद करने का काम किया है। तो ये तो विरोधी है, नौटंकी करते हैं और ये हमेशा इनके बेतुके बयान ये सब जनता देख रही है और इनको सबक सिखाएगी ऐसे बयानबाजों को। और संजय जी, आपके नेताओं के बयान भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि अगर पीएफआई बैन हो गया है तो आरएसएस को भी बैन कर देना चाहिए। मतलब कांग्रेस के नेताओं ने आरएसएस और पीएफआई की तुलना कर दी थी। आरएसएस और पीएफआई को एक बता दिया था। देखिए, आरएसएस को आप क्या मानते हैं? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, आरएसएस क्या करती? देश में क्या योगदान है आरएसएस का? या देश के लिए क्या योगदान किया? देश आजादी के आंदोलन में आरएसएस ने क्या योगदान दिया? आप बता दें कहीं। ये तो विखंडन करने का काम कर रही है आरएसएस। आरएसएस भी क्या है? आरएसएस कोई जनसेवा या भारत सेवा थोड़ी नहीं कर रही। ये तो अपने ट्रांसफर पोस्टिंग की दलाली में लगी रहती है आरएसएस। बीजेपी का एक पार्ट है, बीजेपी उसी संचालित होती है। तो इनको स्वीकार करना चाहिए कि हम राजनीतिक दल है। तो आरएसएस जिस दिन राजनीतिक दल स्वीकार कर लेगी उस दिन मानेंगे कि हाँ राजनीतिक दल है। नहीं तो अभी तो ये सत्ताधारी दलों की दलाली करती बस। और क्या है, ट्रांसफर पोस्टिंग में सवाल। तो जी संजय जी, लाल सिंह आर्य ने बहुत सारे रीजंस दिए हैं यहाँ पर, कारण बताए हैं कि 370 हटाने की जब बारी आई तो कांग्रेस ने कहा कि ये गलत है और टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने की भी बात कही। और जो गौ हत्या करने वाले थे वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ है। तो 3-4 यहाँ पर वजह दे दी उन्होंने, इसलिए ये कहा है कि कांग्रेस और पीएफआई इनके केंद्रीय मंत्री जो है कौन, रिजू जी, उनने खुद कहा कि बीफ मटन खाते हैं। उनको क्यों नहीं हटाया? इनके गृह मंत्री ने किसानों को कुचला, अभी तक हटाया क्या उनको इन्होंने? तो ये तो गुंडों को, बदमाशों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक, चलिए, बहुत धन्यवाद संजय जी आपके जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। शराब के खिलाफ उमा भारती का बड़ा ऐलान। शराबबंदी के खिलाफ 7 नवंबर से नई मुहिम शुरू करने वाली हैं पूर्व सीएम उमा भारती। शराबबंदी को लेकर 7 तारीख से वो घर पर नहीं रहेंगी। घर और आवास में जब तक
महिला शराब के आतंक से मुक्त नहीं हो जाती, वो घर में नहीं रहेंगी। उन्होंने ये बात कही। स्कूल कॉलेज में लड़कियां सुरक्षित रहें, टेंट और पेड़ के नीचे रहूंगी, उमा भारती ने ये बयान दिया है। नंबर से मैं तब तक घर आवास में रहना छोड़ दूंगी, तब तक के लिए, जब तक कि मैं ये नहीं देख लूंगी कि लोग अब शराब के आतंक से मुक्त होकर महिलाएं घरों में सुख से रह रही हैं, मोहल्लों में आराम से घूम सकती हैं, लड़कियां कॉलेज जा सकती हैं, पूजा करने के लिए मंदिर में जा सकते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा सकते हैं, प्रेयर करने के लिए चर्च में जा सकते हैं, प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा सकते हैं। ये सब चीजें सुनिश्चित हो जाएंगी तब मैं घर में रहना शुरू करूंगी। इसके पहले या तो टेंट लगवा लिया करूंगी या घास फूस की कोई झोपड़ी मिल जाए करेगी तो उसमें रहूंगी, नहीं तो अपन तो पेड़ के नीचे भी रह लेंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें नदियों में नहा लेंगे। तो सुना आपने बीजेपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने अब शराबबंदी को लेकर नई मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु चौरे इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, उमा भारती की ये मुहिम क्या असर करेगी, कहां तक जाएगी, क्या मोड़ लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उमा भारती को लेकर, उमा भारती का जो अभियान शराबबंदी को लेकर और उनकी ये नई मुहिम कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आती है। बिल्कुल सुमित, देखिए नशे के खिलाफ उमा भारती ने यह फैसला कर लिया है कि वो निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। बीते दिनों हमने देखा कि मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खुद उमा भारती, बाबा रामदेव, ये तमाम बड़े चेहरे एक मंच पर थे। उसके बाद अभियान की शुरुआत होती है और कुछ दिनों बाद ही उमा भारती एक नया ऐलान कर देती है, एक नई मुहिम की घोषणा कर देती है। और मुहिम भी अब जो उन्होंने घोषणा की है कि वो अपना घर और आवास छोड़ देंगी, टेंट लगाकर रहेंगी, घास की कुटिया में रहेंगी और पेड़ के नीचे तक वो रहने के लिए तैयार हैं, नदियों में नहाकर अपना जीवन यापन कर लेंगी। लेकिन जब तक घर में वापस नहीं लौटेंगी, जब तक जो शराब का आतंक है वो थम नहीं जाता, जब तक आम लोग जो हैं, खासतौर पर जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं, वो पूर्ण रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करने लगती हैं और सुरक्षित रूप से वो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक या मंदिरों में या कॉलेजों में या स्कूलों में नहीं रहती, तब तक उनकी ये मुहिम जारी रहेगी। और उमा भारती की घोषणा के बाद ही मध्य प्रदेश में जो सियासी पारा है, खासतौर पर शराबबंदी को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर, वो एक बार फिर से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर उमा भारती का बयान आता है। दूसरी ओर कांग्रेस ने यह घोषणा कर दी कि वो इस मुहिम में उमा भारती के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और शराबबंदी को लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से मध्य प्रदेश शासन पर, नशा मुक्ति को लेकर मध्य प्रदेश शासन पर एक बार फिर से प्रेशर जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स की जो एक नई मुहिम कांग्रेस के लिए भी एक जो एक उमा भारती की ओर से ये घोषणा की गई है, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक जरूर शस्त्र के रूप में काम करने वाली साबित होगी। क्योंकि अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है और कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि शराबबंदी हर हाल में हो। कांग्रेस पार्टी इस बात का समर्थन करती है और इवन कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद इसको लेकर ठोस निर्णय लेने की घोषणा भी कर दी है। अब देखना होगा कि अगले महीने, आज 7 अक्टूबर है और अगले महीने की तारीख जब 7 नवंबर आएगी, आज से ठीक 1 महीने बाद, तो उमा भारती का ये जो स्टैंड है, ये जो मुहिम, ये जो अभियान है, ये शासन प्रशासन की कितनी मुसीबतें बढ़ाता है और वो नशे के खिलाफ कितनी अलग जगह पाती हैं। एक और नशा मुक्ति की बात होती है, दूसरी ओर शराबबंदी की बात होती है। हालांकि अपने आप में दो अलग अलग विषय हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस बात को साफ कर चुके हैं कि हम ऐसी शराब नीति मध्य प्रदेश में लेकर आएंगे जिससे शराब से लोग दूर हो, नशे के खिलाफ लोग जो है, आम जनमानस जो है वो खड़ा रहे। लेकिन कुछ दिन बाद ही नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत के उमा भारती ने ये जो नई घोषणा कर दी है, अब देखना होगा कि इसका जो पॉलिटिकल देखने वाली बात होगी वासु की उमा भारती की मुहिम अब क्या रंग लाती है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। धान खरीदी को लेकर बैठक हो रही है, मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हो रही है, सरगुजा कुटीर में यह बैठक हो रही है। मंत्री अमरजीत भगत और रविंद्र चौबे बैठक में मौजूद हैं, मंत्री उमेश पटेल भी बैठक में मौजूद हैं। 1 नवंबर से धान खरीदी होनी है छत्तीसगढ़ में। धान खरीदी की तैयारियों को लेकर समीक्षा चल रही है। 1 करोड़ टन से भी ज्यादा धान खरीदी का अनुमान है इस बार।
तो धान खरीदी को लेकर समीक्षा बैठक सरकार यहां पर करती हुई सरगुजा कुटीर में बैठक हो रही है। मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री रविंद्र चौबे बैठक में मौजूद हैं। मंत्री उमेश पटेल भी इस बैठक में मौजूद हैं। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो जानी है और धान खरीदी की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक होती हुई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ममता लांजेवाज जुड़ गई हैं लाइव। ममता, जब भी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होती है तब व्यापक स्तर पर तैयारियां होती हैं, क्योंकि धान खरीदी एक महत्वपूर्ण विषय और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मुद्दा भी रहता है पूरे छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए, और महत्वपूर्ण होने के साथ ही संवेदनशील भी होता है। किसानों की बहुत सारी उम्मीदें भी होती हैं और सही तरीके से कैसे धान खरीदी की जाए। और चूंकि अभी इस बार हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है और चूंकि मौसम विभाग ने कहा भी है कि कम से कम 15 अक्टूबर के बाद ही बारिश की विदाई संभव होगी, तो जाहिर तौर पर 1 नवंबर तक भी ये नहीं माना जा सकता कि पूरी तरीके से जो है वो आसमान साफ रहेंगे। कई बार देखा गया है कि धान खरीदी के दौरान बारिश की भी स्थिति रहती है और पिछली बार किस तरीके से स्थिति थी उसको लेकर हमने दिखाया भी था कि कई धान खरीदी केंद्रों में बुरी तरीके से जो धान जो है वो भीग गया था। किसानों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बारदाने की कमी भी एक बड़ा विषय होती है और धान खरीदी को लेकर जब पूरी तैयारियां हो जाती है लेकिन उसके बाद बारदाना एक बड़ी समस्या होती है कि बारदाने की कमी होती है, जिसके चलते भी किसानों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और केंद्र और राज्य के बीच में एक लंबी बहस और सियासत भी शुरू हो जाती है। आज जो बैठक हो रही है उसमें खासतौर पे तैयारियों पे चर्चा की जा रही है और उसके साथ ही अगर बारिश, जो हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से बारिश हो रही है, ऐसी अगर स्थिति होती है तो धान खरीदी केंद्रों में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, इसको लेकर मंथन चल रहा है। बिल्कुल उचित व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए और इसी पर सरकार का फोकस भी है। बहुत धन्यवाद ममता आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ के मामले में रेल पुलिस एक्शन में है। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और विधायक सुनील सराफ के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। महिला की शिकायत के बाद पहुंचे सागर जीआरपी ने ट्रेन में ही महिला का बयान लिया। महिला रेवांचल एक्सप्रेस में सफर कर रही थी। आरोप है कि इस दौरान शराब के नशे में आरोपियों ने बदसलूकी की। महिला के पति ने रेल मंत्री डीआरएम को ट्वीट कर मदद मांगी, जिसके बाद रेल पुलिस हरकत में आई। ट्रेन जब सागर रेलवे स्टेशन पहुंची तो पुलिस ने महिला से बात की, लेकिन स्टेशन पर महिला पुलिस अधिकारी नहीं होने से बयान नहीं लिए जा सके। ऐसे में सुरक्षा में महिला को बीना तक पहुंचाया गया, जहां महिला अधिकारी ने घटना की जानकारी ली और इस मामले में जीआरपी और आरपीएफ जांच कर रही है। महिला के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। छेड़खानी की है वो एक सिद्धार्थ कुशवाहा नाम का व्यक्ति है और एक सुनील सराफ नाम का व्यक्ति है, एक सतना के रहने वाले और एक कोतमा अनूपपुर का। ये इतनी जानकारी है। तो महिला ने आरोप लगाए हैं विधायकों पर छेड़छाड़ के और अब जांच का विषय है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी कांग्रेस विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है और इस मामले में भोपाल जीआरपी और हबीबगंज जीआरपी ने भी महिला यात्री की मदद की। रेवांचल एक्सप्रेस में महिला के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में जीआरपी सागर ने एफआईआर दर्ज कर ली है, क्योंकि हबीबगंज में महिला आकर उतरी थी। हालांकि भोपाल जीआरपी के स्टाफ ने भी मदद की और महिला के साथ हबीबगंज जीआरपी स्टेशन तक वो लोग गए थे और वहां पर महिला की शिकायत के अनुसार जो है सागर जीआरपी ने एफआईआर दर्ज करने का काम किया। ये एफआईआर सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, कोतमा विधायक सुनील सराफ पर दर्ज की गई। ये दोनों कांग्रेस के विधायक है। सागर जीआरपी पुलिस ने तो रेवांचल एक्सप्रेस में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया और सागर जीआरपी की लापरवाही उजागर हुई है। इसमें महिला की शिकायत के बाद भी दोनों आरोपी विधायकों का मेडिकल नहीं करवाया गया। महिला ने नशे में धुत होने का आरोप लगाया था। ट्रेन में नशा कर हंगामा करने की धाराएं भी नहीं लगाई। सागर जीआरपी का स्टाफ महिला के साथ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक आया।
विधायकों से नाराज हुए कमलनाथ। दोनों विधायकों से पीसीसी चीफ कमलनाथ नाराज हुए हैं। महिला से बदसलूकी के मामले में कमलनाथ ने नाराजगी जाहिर की है। नाराज होना लाजमी भी है। दोनों विधायकों से कमलनाथ ने जवाब मांगा है। पूरे मामले में जवाब तलब किया है। पूरे मामले को लेकर एक कमेटी भी बनाई है। नेता प्रतिपक्ष और कमलनाथ के बीच भी इस मसले को लेकर बातचीत हुई। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मनोज, माननीयों पर काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं। महिला ने आरोप तो लगा दिए हैं छेड़छाड़ के, लेकिन जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। और लापरवाही की बात भी सामने आ रही है कि जब महिला ने कहा था कि विधायक नशे में थे तो उनका मेडिकल आखिरकार क्यों नहीं हुआ? जी बिल्कुल, अब सवाल भी जो है वो सागर जीआरपी पर उठने लगे हैं। हालांकि मदद करने का काम सबसे पहले सागर जीआरपी ने किया था और सागर जीआरपी की एक महिला अधिकारी और 2 पुरुष कांस्टेबल जो है महिला के साथ सागर स्टेशन से साथ में थे और शिकायत को सुनने से लेके शिकायत को दर्ज करने से लेकर एफआईआर तक की कार्रवाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि महिला बार बार इस बात को लेकर आरोप लगा रही थी कि दोनों जो विधायक हैं जो कि कांग्रेस के हैं, इन्होंने शराब पीकर रखी, यानी नशे में धुत हैं। इसके बावजूद भी क्योंकि 3 जीआरपी थाना पुलिस इस समय जुड़ चुकी थी इस पूरे मामले से। सागर जीआरपी सबसे पहले एक्शन में आई थी, उसके बाद भोपाल जीआरपी एक्शन में आई थी और उसके बाद तीसरे नंबर पे हबीबगंज जीआरपी के पास ये मामला पहुंचा था। आखिरी स्टेशन वहीं था जहां पे महिला उतरी थी और दोनों विधायक भी जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है वहां पर उतरे थे। लेकिन वहां पर रानी कमलापति स्टेशन की जो जीआरपी पुलिस है, भोपाल की जीआरपी पुलिस है, महिला की शिकायत को नज़रअंदाज किया गया। जो तथ्य बार बार बताया जा रहा था कि शराब के नशे में उन दोनों का मेडिकल नहीं कराया गया। अब क्योंकि जो है आरोप लगे हैं और ये शिकायत में भी ये आरोप है, तो ऐसे में लापरवाही जरूर है। यदि मेडिकल कराते तो बिल्कुल ठीक बात है। अब जांच का विषय है, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए मनोज। आगे बढ़ेंगे। उमरिया के बांधाकोट अगर रिजर्व से बाघ की रोमांचित कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां एक बाघ राजसी अंदाज में सैर करता हुआ दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि मगधी जोन में मेल टाइगर शान से घूम रहा था। इस दौरान पर्यटकों ने बाघ को अपने कैमरे में कैद कर दिया। तो ऐसे नज़ारे काफ़ी कम ही देखने को मिलते हैं। बांधाकोट टाइगर रिजर्व का ये अद्भुत नज़ारा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बाघ की चाल यहाँ पर राजसी अंदाज में नजर आई है। बालोद से बड़ी खबर है जहां पर 10 घंटे के बाद तेंदुए का रेस्क्यू हुआ है। 10 घंटे के बाद वन विभाग को कामयाबी मिली है। तार में फंसे तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्राथमिक उपचार के बाद जंगल में छोड़ा गया है तेंदुए को। बालोद और रायपुर से पहुंची टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। सुअर की शिकार करने के दौरान तार में फंसा था तेंदुआ। डोंडी वन क्षेत्र के तुमडी सुर गांव का मामला। खबर बालोद से ही है जहां पर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लवन चौकी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और हत्या के 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। धारदार हथियार से युवक की हत्या हुई थी। ग्रामीणों ने कल थाने में प्रदर्शन भी किया था। आरोपियों को जेल भेज दिया गया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।